नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेणु सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 6 के इतिहास विषय के साथ। आज तक आपने इससे पूर्व की कक्षाओं में हमारा परिवेश नाम से विषय को पढ़ा है। उसी विषय को अब हम सामाजिक विषय के रूप में पढ़ेंगे। इसमें 2 पुस्तक हैं, एक भूगोल और दूसरा इतिहास, जिनका नाम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन और पृथ्वी और हमारा जीवन है। आज की इस कक्षा में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में हम कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम क्या क्या जानेंगे? आज की कक्षा में हम इतिहास विषय के पुरातात्विक महत्व को समझेंगे, इतिहास की तिथियों के प्रारूप को जानेंगे और ऐतिहासिक महत्व के स्रोतों को समझेंगे। पुरातात्विक, इतिहास की तिथियां, ऐतिहासिक महत्व के स्रोत, ये नए शब्द हैं ना, इन शब्दों से आज मैं आपको भली भांति परिचित कराऊंगी। तो आरंभ करते हैं। आपको ये चित्र दिख रहा होगा। ये इस चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये किसी पुराने खंडहर या पुरानी इमारत का अवशेष है। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखने को मिल रही होंगी जिनसे आप पता कर पा रहे हैं कि ये किसी पुरानी इमारत का ही अवशेष है। इस प्रकार की कहानियाँ आपने अपने नाना नानी, दादा दादी आदि से बहुत सुन रखी होंगी। इस प्रकार की कक्षा में हम आज इतिहास में इन्हीं सब वस्तुओं के बारे में जानेंगे। इस प्रकार आपने अपने अड़ोस पड़ोस में भी या कहीं आप घूमने गए होंगे, वहाँ इस प्रकार के खंडहरों को आपने अवश्य देखा होगा। इनको हम किस प्रकार जान सकते हैं, इनसे हमें क्या क्या पता चलता है, यही हमारे आज के कक्षा 1 जो है इतिहास कक्षा 6 का जो पाठ है उसमें हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 के पाठ 1 में अध्ययन करेंगे कैसे हम इतिहास की वस्तुओं को जान सकते हैं और हम इतिहास की चीज़ों को कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे अभी आपने ये चित्र देखा था, इससे पूर्व के चित्र में आपने पता किया था ना कि कैसे खंडहर दिख रहा है, उससे हम क्या क्या वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि अतीत के लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती हैं। इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता भूमि के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। खुदाई से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों का अध्ययन कर बीते समय की जानकारी देते हैं। अब एक नया शब्द आया ना, पुरातत्ववेत्ता, ये क्या होता है? आइए इस पर बात करते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहलाता है और इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता, अर्थात पुरातत्व से है शाब्दिक अर्थ निकलता है। पुरा का मतलब होता है पुराना और तत्व का मतलब वस्तुएं, अर्थात प्राचीन वस्तुएं जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, उनका अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। और जो इनका अध्ययन करते हैं वो पुरातत्ववेत्ता। जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप शिक्षार्थी कहलाते हैं, इसी प्रकार ये पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। तो पुरातत्ववेत्ता जो पुराने समय से इतिहास की चीज़ों को खोद कर हमें बताते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम इतिहास की समस्त जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास बीते हुए समय के लोगों को जानने का एक साधन मात्र है, अर्थात इतिहास एक नया विषय है आपके लिए और इसके बारे में आपको इतने रोचक तथ्य आगे पढ़ने को मिलेंगे कि आपको इतिहास एक अच्छा विषय लगेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस नए एक इतिहास विषय को और आपके पहले पाठ को। अच्छा, इतिहास के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, उनको किन किन स्रोतों से जान सकते हैं, इन सभी विषय में हमारा ये पाठ हमें भली भांति समझाएगा। इन पे जो पुरातत्ववेत्ता जो सामग्री उपलब्ध कराते हैं हमें, उन्हीं के आधार पर हम इतिहास के समय को भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात जब खुदाई के दौरान हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनमें कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जैसे हथियार, औजार, खिलौने, मिट्टी के बर्तन या लेख। लेख से तात्पर्य है जो हमको लिखित मात्रा में प्राप्त हुआ है,
अर्थात जैसे आपकी पुस्तक है ना, इसी प्रकार से खुदाई के दौरान कुछ हमको लेख के रूप में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उन पर लिखी हुई सामग्री के आधार पर हम उनके समय को जान सकते हैं। उस सामग्री के आधार पर हमने उनको 3 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। सबसे पहला है पूर्व प्रागैतिहासिक काल, अर्थात यह वह समय है जिसमें लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध हैं, अर्थात एक ऐसा भी समय था जिसमें कोई भी लिखित सामग्री हमको प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि सामग्री तो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, लेकिन उस पर कुछ भी लिखा हुआ अंकित नहीं था। तो आप भली भांति समझ गए होंगे, पूर्व प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। यह वह समय है जिसमें हमें खुदाई के दौरान कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कुछ लेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो अपठनीय हैं, अर्थात उन पर जिस भाषा में लिखा हुआ है उनको हम नहीं जान सकते, यानी वो भाषा पढ़ने योग्य नहीं है, या वह ऐसी भाषा है जिसका हमको अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो नंबर 2 था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा काल है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसके विषय में लिखित व पठनीय साक्ष्य उपलब्ध है, अर्थात हमको ऐसी खुदाई के दौरान लेख मिले हुए हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं, अर्थात हम इतिहास में जो समय बीत चुका है उसके बारे में हम भली भांति जान सकते हैं कि उस समय पे क्या व्यवस्था थी, समाज कैसा था, या उस समय की विशेष परिस्थितियों से हम भली भांति उन लिखित सामग्री के द्वारा जान सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको सोचा आपने कभी, एक बात दिमाग में आती होगी आपके कि आपने उस समय, आज तो कागज़ है, जब उस समय कागज़ नहीं चलता था तो लोग कैसे लिखते होंगे, किसको उन्होंने अपना लेख आधार माना होगा। तो हम ये जानते हैं कि प्राचीन काल में मानव ने कागज़ की जब उपलब्धता नहीं थी तब उसने अपना लेखन कार्य दूसरे सामग्रियों पर किया। वो कौन कौन सी सामग्रियाँ थीं उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। वो सामग्री थी हमारी, सबसे पहले ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, अर्थात इसका यह अर्थ ये हुआ कि ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्तों को तोड़कर उनको सुखाकर कागज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल को सुखाकर और उस पर लेखनी का कार्य किया जाता था, और जो हमें साक्ष्य के रूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। तीसरा है तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। तांबा धातु से तो आप परिचित ही होंगे। तांबे धातु को पीट पीट कर पतली पट्टी के रूप में कर लिया जाता था और उस पर लेखन कार्य किया जाता था। और जो सामग्री यानी ताम्रपत्र हमको खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख, पत्थर के खम्भों पर लिखे चित्रों को, पत्थर पर लिखे खम्भों के उकेरे हुए जो हमें चित्र मिले हैं या जो खम्भे मिले हैं उनको हम स्तंभ लेख कहते हैं। वो चित्र के रूप में भी हमको वहाँ उस समय की तत्कालीन व्यवस्था से परिचित कराते हैं, और कुछ लिपि के रूप में भी उकेरे हुए शब्द व अक्षर मिले हैं जो एक लेख के रूप में हैं, और उन्हें हम स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर उकेरे हुए लेख, अर्थात उसमें किसी नुकीली धातु से छेद करके या तराश के उसके ऊपर लिखे गए लेखों को हम शिलालेख कहते हैं। अब तो आप जान गए होंगे भली भांति कि हमको खुदाई के दौरान कौन सी लिखित सामग्री मिली है जिनसे हम उस समय, जबकि हम उपलब्ध नहीं थे, आज के हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व की वस्तुएं को हम देखकर कैसे पता लगा पाते हैं कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये सब स्थितियाँ कैसी थीं। है ना इतिहास बहुत रोचक विषय। आगे आप जैसे जैसे इस विषय का अध्ययन करेंगे आपकी रोचकता बढ़ती जाएगी। आप सोचिए, अगर आपको खुदाई के दौरान किसी हजारों साल पहले का स्तंभलेख प्राप्त हो जाए या भोजपत्र प्राप्त हो जाए, तो उस पर लिखी हुई लिपि को यदि कोई पढ़ सकता हो तो आपको पता लग जाएगा कि उस समय उस पर क्या लिखा गया था, और आप आज के वर्तमान युग में रहते हुए भी उस समय की बात को जान पाएंगे। तो आशा है आपको इन बारों में आपको अच्छा लगा होगा जानकर कि हमको खुदाई के दौरान क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो एक बार पुनः दोहराते हैं, हमने उपलब्ध सामग्री के आधार पर समय को 3 भागों में बांटा है। ऐतिहासिक समय को 3 भागों में बांटा है, पूर्व प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं। इनके साथ साथ अभी तो हमने समय का वितरण किया था, अब हम इतिहास जानने के स्रोतों का वितरण करेंगे, अर्थात ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम इतिहास का पता लगा सकते हैं।
जैसे कि इतिहास में मिली हुई वस्तुएं, बर्तन, लिखित सामग्री, इन सबको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इसको जैसा आप चित्र पर देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, स्रोत से तो मतलब समझ रहे हैं ना, स्रोत का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, अर्थात वह साधन जो हमें इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, उनको हमने 2 भागों में बांटा है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के देखिए 4 भागों में बटे हुए हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला है अभिलेख। अभिलेख से कुछ समझ में आ रहा है? लेख यानी कुछ लिखित रूप में हो, अभिलेख। दूसरा है सिक्के व मोहरे। सिक्के और मोहरे, सिक्के तो आप सभी जानते होंगे, और मोहरे प्राचीन समय में सिक्कों जैसी ही एक मुद्रा होती थी, उसको हम मोहरे कहते थे। तीसरा था पुरा स्थल। पुरा स्थल से तात्पर्य है पुराना, और स्थल से जगह यानी पुरानी ऐसी कोई जगह जो खुदाई के दौरान हमको प्राप्त हुई है। और स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। इनके बारे में हम एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला हमारा भाग है, ये तो पहला भाग था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा भाग है साहित्यिक स्रोत। इसको भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है धार्मिक साहित्य। धर्म तो आप जानते हैं, आप सभी पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा विधियों, पूजा के बारे में जानकारी, हमारे आराध्यों के बारे में जानकारी, हमारे धर्म के बारे में जानकारी हमें इन्हीं धार्मिक ग्रंथों से मिली है। दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य वह होते हैं जो धार्मिक साहित्य से अलग होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। जब कुछ राजा प्राचीन समय में राज्य करते थे, उनके शासनकाल में कुछ विदेशी यात्री भी आए और उन्होंने राजा से प्रसन्न होकर उनकी पूरी सामाजिक और शासन व्यवस्था पर उनकी प्रशंसा में कुछ अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, अपनी यात्रा संबंधी सारी बातों को लिखा, वृत्तांत लिखे। उन्हीं से हमें उस राजा या उस सम्राट के विषय में, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के विषय में समस्त जानकारी हमें इन्हीं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। अब हम इनका एक एक कर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। आइए जानते हैं पुरातात्विक स्रोत के एक एक भाग के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला है हमारा अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। आप चित्र में देख ही रहे होंगे। अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख का यह अंश है। यह हमें लुम्बिनी, जो अब नेपाल में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें सम्राट अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। यह लिपि आपको पढ़ने में नहीं आ रही होगी, ये उस समय की प्रचलित लिपि है, लेकिन इस पर यही हिंदी में हम इसको समझते हैं तो यही लिखा हुआ है कि जो भी किसान अपनी फसल का उगाएंगे उसका 8वां हिस्सा राजा को कर के रूप में देंगे, जिससे वहाँ की प्रशासन व्यवस्था चल सके। तो अभिलेख से आप समझ गए होंगे ना, अभिलेख क्या किसे कहते हैं? खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ताओं को ऐसे अभिलेख मिले हैं जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए हैं। तो अभिलेख का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे ना। आइए अगले हमारे दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु है सिक्के और मोहरे। आपने सबने सिक्के तो देखे ही होंगे। इस समय प्रचलन में जो भी सिक्के हैं 10 का, 5 का, उनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे। उसमें आज के वर्तमान समय के हमारी कुछ ऐसे चित्र अंकित हैं जिनसे हम उनके बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार ये खुदाई से प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक तथा उसके समय का पता चलता है। इन सिक्कों की बनावट से हम उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। जैसे आप पहला ये देख रहे होंगे, इस पर गुप्त शासन काल के कुमार गुप्त नामक जो राजा था, उसकी तस्वीर इस पर अंकित है, अर्थात उकेरी गई है, और वो घोड़े पर बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत अच्छा घुड़सवार था। और कुमार गुप्त के बारे में ये बहुत प्रचलित बात है कि बहुत अच्छा घुड़सवार था। और एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ये मुद्रा है, ये स्वर्ण मुद्रा है, अर्थात गुप्त काल में सोने धातु का चलन हो चुका था। जैसे आज जो सिक्के चलते हैं वो सोने धातु के हैं, नहीं ना। इसी प्रकार अर्थात आज स्वर्ण धातु हमारी प्रचलन में सिक्कों के रूप में नहीं है, केवल जवाहरात के रूप में या आभूषणों के रूप में हम स्वर्ण धातु का वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं। लेकिन गुप्त काल में हमारी व्यवस्था कितनी समृद्ध थी कि सोने के सिक्के प्रचलन में थे और उन्हीं से व्यापार होता था। तो स्वर्ण मुद्रा से हम क्या क्या जान सकते हैं
यही कि उस पर अंकित जो भी चित्र है उससे हमने ये जाना कि राजा बहुत अच्छा घुड़सवार था और उस समय स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में थी। राजा आभूषण पहने हुए है, बहुत अच्छा वो कुशल अस्त्र भी उसके पास में है। आप देख सकते हैं उसके हाथ में धनुष दिया हुआ है। इसी प्रकार अगला जो हमारा है ये है मोहर। आप देख रहे होंगे ना, सिक्के के पास में एक चित्र बना हुआ है जिस पर एक पशु का चित्र अंकित है। ये हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुआ। हड़प्पा भी एक प्राचीन नगर था और वहाँ की ये मोहर हमको मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया का व्यापार हड़प्पा से होता था और ये मोहर व्यापार के वजह से मेसोपोटामिया तक पहुँची। तो हमने उस समय इन दोनों मोहर और सिक्कों से ये जाना कि पुरानी प्राचीन व्यवस्था में कितनी समृद्ध था कि स्वर्ण मुद्राएं चलन में थी, राजा बहुत अच्छा घुड़सवार था और व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। इतनी बातें हमने इन सिक्कों से जानी। अर्थात पुरानी चीज़ों, जो भी वस्तुएं हमें खुदाई से प्राप्त होती हैं, उससे हम उस समय की यानी तत्कालीन शासक की, तत्कालीन समाज की बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे भाग पुरा स्थल पर। पुरा स्थल पुराना और स्थल से जगह, जैसे अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि पुरा स्थल पुराना स्थान। खुदाई करते समय हमें ऐसे बहुत सारे पुराने स्थान प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान पूरे पूरे नगर मिले हैं हमें। उनमें ही एक ये बहुत महत्वपूर्ण है धौलावीरा। ये हड़प्पा सभ्यता का गुजरात में प्राप्त एक पुरा स्थल है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि आप मानचित्र में देख ही रहे हैं, ये गुजरात नगर कहाँ पर स्थित है, आप सब भली भांति परिचित होंगे। पुरा स्थल धौलावीरा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार के बहुत सारे पुरा स्थल हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये जो जितने भी पुरा स्थल हैं यह किसी न किसी जल स्रोत के किनारे स्थित हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जल ही जीवन है। अर्थात जितनी भी सभ्यताएं हमें खुदाई के दौरान पुरा स्थल के रूप में अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो सभी जल स्रोतों के आसपास ही स्थित मिले हैं। तो दूसरा हमारा पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा हुआ? पुरा स्थल। पहला था अभिलेख और दूसरा पुरा स्थल। आइए अब बात करते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, यानी एक टीले का निर्माण। आपने अपने घर के आसपास टीले तो देखे ही होंगे। एक टीले का निर्माण किया गया है। उस टीले के अंदर उस समय का जो प्रसिद्ध व्यक्ति, अर्थात जैसे राजा या गुरु या कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, उसके शारीरिक अवशेष, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके शरीर के अवशेष जैसे दांत, नाखून, बाल आदि को सुरक्षित एक डिब्बे में बंद करके इन टीलों के अंदर रख दिया जाता था। और ऐसी मान्यता थी कि वो मृत्यु के बाद भी इनका उपयोग अवश्य करता है, इनका उपभोग करने वो आता है, या उनकी स्मृति में ये चीज़ें संरक्षित की जाती थी। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे होंगे, सारनाथ का धम्मेक स्तूप आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। स्तूपों के अंदर, जैसा कि अभी हमने बात की, इसके अंदर बहुत सारी उनके द्वारा प्रयोग में की गई सामग्री, जैसे उनके आभूषण, उनके वस्त्र सभी संरक्षित कर कर रखे जाते थे। महात्मा बुद्ध, इनका नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये सारनाथ का धम्मेक स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। अगली चर्चा हम करते हैं साहित्यिक स्रोत पर। आपको सामने एक तालिका दिखाई दे रही होगी जिस पर पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और काल विवरण दिया हुआ है। कौन कौन से साहित्यिक स्रोत थे? साहित्य से मतलब समझते हैं ना लिखित मात्रा में, जो भी हमको लिखित रूप में चीज़ें प्राप्त हो रही हैं वो सभी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो हमारी कविताएं हों, जैसे कि आप अपनी हिंदी की पुस्तक में पढ़ते हैं, चाहे वो गद्य हो या पद्य रूप में हो, अर्थात गाए जाने वाला हो या पढ़ा जाने वाला, उन सभी को हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारा पहला है पुस्तक का नाम। कौन कौन से पुस्तकें हमें प्राप्त हुई थी जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आती थी? इस तालिका को भी आप देख रहे हैं ना, 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 खड़ी लाइनें हैं और 3 बेड़ी बेड़ी लाइनें। इनमें देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। वेद नंबर 1 पर लिखा हुआ है ना। वेद जो है सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं इन्हीं को माना जाता है और ये आर्यों के संबंध में सारी जानकारी हमको
देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आर्य इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले सभ्य मनुष्य थे, अर्थात आर्यों के संबंध में वेदों में समस्त बातें लिखी हुई हैं। अगला दूसरा नंबर है रामायण एवं महाभारत। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, धार्मिक सीरियल भी आपने देखे होंगे जो इन पर बनाए गए हैं। इनको वाल्मीकि और वेद व्यास जी ने लिखा था। ये महाकाव्यकालीन समाज के विषय में जानकारी देते हैं और ये हिंदू धर्म के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तीसरा है जैन एवं बौद्ध साहित्य जातक कथा। जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में सभी जानकारी हमको इन ग्रंथों में जातक कथाओं के रूप में पढ़ने को मिलती हैं। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का भली भांति वर्णन करते हैं। ये तो हुआ साहित्यिक स्रोत का पहला भाग अर्थात धार्मिक साहित्य। दूसरा भाग धर्मेत्तर साहित्य। बताया था ना, धर्मेत्तर साहित्य जो धार्मिक बातों के अलावा, धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो भी साहित्य है, जो भी साहित्य खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है या कहीं प्राचीन समय से प्राप्त हुआ है, उसे हम धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि इसमें पहली पुस्तक का नाम दिया हुआ है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य चाणक्य जी ने लिखी थी। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का भली भांति इसमें उल्लेख मिलता है। एक और पुस्तक दी हुई है 5 नंबर पर, राजतरंगिणी, जो कल्हड़ ऋषि ने लिखी थी। ये कश्मीर राज्य के 11वीं और 12वीं शताब्दी के इतिहास का भली भांति वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। अगला नंबर आप देख रहे होंगे अगले खाने में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये 3 पुस्तकें मिली हैं हमें, इंडिका यात्रा विवरण और एक और यात्रा विवरण। इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज यूनानी राजदूत के द्वारा लिखी गई थी। इसने चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक पूरी की पूरी इस पुस्तक में लिख दी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका शासनकाल कैसा था। और ये यूनानी राजदूत था। एक यात्रा विवरण, एक यात्री फाहियान नाम का यात्री आया और उसने अपना यात्रा विवरण पूरा इस पुस्तक में लिख दिया और राजा की प्रशंसा की। अगला है हमारा फिर यात्रा विवरण। ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री आया। ये कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल से ये इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उनकी प्रशंसा में और उनके समय की अच्छी बातों को और कुछ उनके समय की जैसी भी परिस्थितियां थी उन सभी का वर्णन अपने यात्रा विवरण में किया। तो इन सभी स्रोतों के प्राप्त से हम उस समय के जो भी शासन व्यवस्था थी, जो भी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिस प्रकार का समाज था, उस समय के बारे में हमें ये साहित्यिक स्रोत भली भांति परिचय कराते हैं। तो इतिहास जानने का साहित्यिक स्रोत भी एक सशक्त माध्यम है। ऐतिहासिक स्रोतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अर्थात ये स्रोत तो हमें प्राप्त हुए हैं लेकिन इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। जितने भी स्रोत अभी हमने और आपने चर्चा की है उनका सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है कि ये हमें आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराते हैं। अर्थात मोहर को देख के आप समझ ही गए होंगे, वो पत्थर पर उकेरी हुई थी और सिक्के को देखकर स्वर्ण मुद्रा का पता चला, तो आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराया ना। इसी प्रकार ये स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे उस समय के समाज की जानकारी मिलती है। जितने भी अभिलेख, स्तूप, पुरास्थल, ग्रंथ, ये सभी जितने भी साहित्यिक जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं या पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, इनसे तत्कालीन समाज की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य स्रोतों से राजनीतिक स्थिति का बोध होता है। मंदिर व खंडहरों से धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। पहले कौन पहले बाद में, आपने देखा था कि सबसे पहले अगर कहीं पर आपको किसी टीले को दिखता है, अगर उसकी आप खुदाई करेंगे तो उनकी एक एक सतह के बारे में आप जान पाएंगे। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे नीचे की 4 नंबर की सतह सबसे पुरानी होगी, 3 की उसके बाद की, 2 नंबर की उससे बाद की और 1 नंबर की सबसे नवीन होगी। इस प्रकार के अगर टीले पाए जाते हैं तो आप जान सकते हैं कि ये किस प्रकार सबसे ऊपर की सतह नवीन होगी। इतिहास में तिथियों का क्या महत्व है, जैसा कि हम देख रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के समय को कैलेंडर में 0 वर्ष मानकर इतिहास में आई हुई तिथियों के बारे में हम पता कर सकते हैं। ऐसा ईसा मसीह के जन्म से अगर 100 वर्ष पूर्व किसी का जन्म हुआ है तो उसे हम 100 ईसा पूर्व लिखेंगे और अगर बाद में हुआ है तो हम उसे 100
ईस्वी बाद का लिखेंगे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं 700 ईस्वी बाद का। ये इतिहास में आई हुई तिथियों को हम इसी प्रकार पढ़ेंगे। आइए कुछ और बातों को जानते हैं। इस पाठ में आए हुआ आपने महाभारत को पढ़ा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। महाकाव्य का मतलब लंबी कविता, और संग्रहालय का अर्थ होता है जिसमें हम चीज़ें संग्रहित करके रख सकते हैं। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और पुरातत्ववेत्ता एक शब्द आया था, अर्थात इतिहास जो हमें बताते हैं, खुदाई से जो सामान प्राप्त करते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। आज हमने क्या क्या जाना बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुरातत्ववेत्ता, समय विभाजन, लेखाधार, स्रोत विवरण, अभिलेख, सिक्के व मोहरों के बारे में जाना, पुरास्थल स्तूप के बारे में जाना, साहित्यिक स्रोत के भेद के बारे में जाना, इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है ये जाना, पहले कौन पहले बाद में कौन आया ये टीले के माध्यम से जाना, जैसे आपने कूड़ा पहले डाला और उसकी अगर आप परतें हटाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा कचरा आज के 10 दिन पहले डाला था। इसी प्रकार टीले की खुदाई से हम जान सकते हैं। इतिहास की तिथियों, ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को ईसा पूर्व और बाद के वर्षों को ईसवी के रूप में जानेंगे। इतिहास में जहाँ भी आपको तिथियाँ लिखाई मिले, अगर वो ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात कह रहे हैं, और बाद की हो तो उसको ईसवी में लिखेंगे। अब आज का अभ्यास कार्य। अच्छा बच्चों, आज आपने देखा, जो भी जाना एक बार उसका अभ्यास कार्य कर लिया जाए। आपको 2 जोड़े बने हुए हैं, एक है समूह का और दूसरा है समूह खा। आपको इसको सही जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। पहला क्या लिखा हुआ है, रुम्मनदेई अभिलेख। बताइए दूसरी तरफ के किससे ये मिलेगा, नहीं मालूम? चलिए मैं बताती हूँ। ये मिलता है लुम्बिनी से, रुम्मनदेई लुम्बिनी से मिलता है। इसी प्रकार के चीनिया, त्रिरास्तरंगणी, धौलावीरा, अर्थशास्त्र को आपको इससे मिलाना है। ये अभ्यास कार्य आप घर जाकर जरूर करेंगे, इसको सब लोग नोट कर लें। अच्छा, अब आती बात गृह कार्य। कुछ आप अपने घर जाकर भी करेंगे। आपके गांव अथवा शहर का नाम कैसे पड़ा, ये आप अपने घर जाकर पता लगाएंगे। आप भी इतिहासकार बनेंगे ना। इतिहास विषय बहुत रोचक है। आपके गांव की कौन कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं ये भी आपको पता लगाना है, और वहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था ये भी आप पता लगा के और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और कैसा लगा आज का पाठ? इतिहास के बारे में पढ़ के मज़ा आया होगा ना। तो आपको इतिहासकार बनना है। आपको अपने गांव की छोटी छोटी चीज़ें पता कर छोटे छोटे इतिहासकारों के रूप में इतिहास विषय को पढ़ना है और उसकी रोचकता को समझना है। आशा है आपका आज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगली कक्षा में मैं नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।